बाकी लोग भी जुड़े जल्दी। और हम लोग जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। नेट दिख रहा है सभी लोगों को? हाँ सर। ओके, बस 1 मिनट में हम शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है वीडियो दिख रही है? हाँ सर। ओके, तो हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिए थे। नहीं दिख रहा है। पिछले दिन हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिए थे। ये बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस लिए होती है? प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, क्यों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। राधिका जुड़े हो? हेलो, ओके, थोड़ा देर रुक जाओ, बाकी लोगों को भी जुड़ने दो। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है वेट करो, बाकी लोग तब तक जुड़ जाएगा। हम लोग जो स्वपोषी पोषण पढ़े थे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें उसका रिएक्शन बताए थे, परिभाषा भी बताए थे। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। आज हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन कौन करता है, कौन कौन से पौधों के अंग हैं। तो उसमें एक अंग है स्टोमेटा। स्टोमाटा इसको कहते हैं। स्टोमाटा में जो है, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके, तो स्टोमाटा का देखिए क्या रोल होता है प्रकाश संश्लेषण में। स्टोमाटा का पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं आप लोगों को। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, और ये हरित लवक है, और ये जो दिख रहा है ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा छिद्र जिसको बोलते हैं, छिद्र रहता है। और ये जो दोनों तरफ कोशिकाएं दिख रही हैं, इसको और इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। इसका काम क्या होता है कि जो ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस हम वायुमंडल से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस वायुमंडल से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, CO2। CO2 गैस जो हम वायुमंडल से लेते हैं वो हमको इसी द्वार कोशिकाओं और स्टोमेटा के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो स्टोमेटा का पहला कार्य हो जा रहा है कि ये गैसों का आदान प्रदान करता है। स्टोमेटा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब CO2 पौधों को जरूरत है वो कौन प्राप्त करता है? स्टोमेटा के द्वारा पौधे प्राप्त करते हैं। इसी छिद्र से जो है पौधों को जो है गैस के रूप में CO2 मिलता है। और इसका दूसरा काम क्या है कि इस स्टोमेटा से ही जो अधिक मात्रा में वाटर हो जाता है पौधे के अंदर, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन
की क्रिया द्वारा एक्स्ट्रा वाटर को भाप के रूप में ये निकाल देता है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न कोई पूछेगा कि गर्मी के मौसम में किसी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे अगर हम जाते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर ये होता है कि पौधे जो होते हैं वो हमेशा, जितनी धूप ज्यादा होगी, पौधों का उनके अंदर जो पानी है उसका वाष्पोत्सर्जन होता रहता है स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा कहाँ पे होता है? पौधों की पत्तियों में होता है। वो स्टोमेटा के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इससे हमको पेड़ के नीचे जाने पे क्या दिखता है? ठंड का अनुभव होता है। ये इसका उत्तर हो सकता है जो है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कहाँ से मिलती है? स्टोमेटा से मिलती है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए होता क्या है, जल का हानि से क्यों होता है? ये द्वार कोशिकाएं या जो स्टोमेटा है, शुरुआत में क्या होता है, ये दिन के समय खुलता है, ये ऐसे होता है, मतलब बंद रहता है, ये बंद स्टोमेटा है। अब जब इसमें जो है पानी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये फूल करके क्या हो जाएगा? ऐसे स्ट्रक्चर में हो जाएगा, और मतलब बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फूल जाएगा। और ये द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, ये रंध्र जो होता है, द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी और रंध्र बड़ा हो जाएगा, और इससे पानी का जो है वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है, एक बंद स्टोमेटा और दूसरा कौन सा होता है? खुला स्टोमेटा। खुलता कब है ये? हाँ, दिन के समय खुलता है। दिन के समय क्यों खुलता है? क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। और रात में बंद होता है क्योंकि जो है रात में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तापमान कम रहता है रात के समय। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो पानी होता है पौधों के अंदर, उसका जो भाप के रूप में निकलना होता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? स्टोमेटा के द्वारा होती हैं। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा होती हैं। स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, एक प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो एक ये बेल जार होता है, इसको बेल जार कहते हैं। और बेल जार में जो है, इसमें गमले में जो है पौधे कोई रख दिया जाएगा। यहाँ पे कोई पौधा रख दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। गमला है, दिख रहा है? ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेट में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। प्रश्न आता है कि अगर किसी पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया जाए और एक दूसरा पौधा जो है उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न रखा जाए, तो किसमें ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा? बताइए। जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा रहेगा वहां पे प्रकाश संश्लेषण कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी CO2 होता है वो कौन अवशोषित कर लेता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लेता है। तो पहले वाले में प्रकाश संश्लेषण कम होगा, और दूसरे वाले में जहाँ पे KOH नहीं रखा गया है वहां पे प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसलिए जहाँ पे वो रख दिया जाएगा वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। यस सर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे विषम पोषी पोषण। इसके बाद अभी तो हम लोग स्वपोषी पोषण पढ़ रहे थे। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग ला रहे हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है? बताइए। जो दूसरों पर आधारित होता है। हाँ, जो दूसरों पे आधारित होता है। दूसरों मतलब किस पे आधारित होता है? पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधों पे। ये
जो ऑफिशियल सिलेबस में है वही पौधों पर आधारित होता है। कैसे आधारित होता है कि जितने भी एनिमल होते हैं, कौन एनिमल मतलब कौन, जंतु, जानवर। ठीक है, जंतु या जितने भी प्राणी होते हैं, हम लोग प्राणी है ना, प्राणी या एनिमल एक ही है, तो ये जितने होते हैं ये तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। नहीं। ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, पौधों पे डिपेंड करेंगे। जो पौधे भोजन बनाते हैं उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो जो जो प्राणी या जंतु जो है अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब पौधों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और विषमपोषी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, इंग्लिश बता दे रहा हूँ, जानते रहना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ कहते हैं विषमपोषी को, और सभी जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि आपसे कि जंतु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी। पौधे क्या होते हैं, समपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक ऐसा पौधा भी होता है जो विषमपोषी होता है, उसका नाम बताना है आप लोगों को। कीटभक्षी पौधा। हाँ, वो भी हो सकता है, कीटभक्षी पौधे भी सही हैं। कीटभक्षी पौधे भी जो है अपने नाइट्रोजन के लिए कीटों को खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन के लिए बस खाता है, ठीक है ना, अपना प्रकाश संश्लेषण वो करता है तो वो नहीं होगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन चाहिए प्रकाश पौधों को, वो केवल कीटभक्षी पौधों से लेता है, बाकी ग्लूकोज और जो स्टार्च चाहिए वो प्रकाश संश्लेषण से अपना लेता है, ठीक है। तो वो नहीं आएगा इसमें। विषमपोषी एक प्रकार की प्रजाति होती है पौधों में, उसका नाम बताइए। मैं बताया था पिछले दिन, कौन ऐसा प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। बता दे रहा हूँ, आप लोगों को याद नहीं है, उसको कहते हैं कवक। क्या कहते हैं, कवक। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। जैसे आप कुकुरमुत्ता देखे हैं ना, सर ये क्या होता है? बता रहा हूँ, मशरूम खाते हो ना, यस सर। मशरूम खाया, हाँ वही मशरूम जो होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे वाला स्ट्रक्चर देखे हो कि नहीं, जो बरसात के मौसम में आ जाता है, ये वाला। हाँ सर। यस इसी को अभी के कुकुरमुत्ता भी मौसम बोलते हैं। हाँ, इसी के मौसम में जो मशरूम होता है वो भी फंजाई है, और ये पॉइजनस सड़े गले स्थानों पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी तो पौधा है ना, और ये किस रंग का दिखते हैं अक्सर आप लोग, सफेद। सफेद रंग का। तो इसमें हरा भाग तो है नहीं, जब हरा भाग नहीं है तो इसमें क्या हो जाता है, जब हरा भाग नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, और जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि पौधों में एक प्रजाति ऐसी है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, और उस प्रजाति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कवक। कवक। कवक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। बाकी सभी पौधे क्या करते हैं, बाकी सभी पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वेरी गुड। अब देखिए विषम पोषण में जो है, अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, कवक का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, कवक कहाँ कहाँ देखा जाता है उसको बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो पहला तो आप लोग मशरूम जान गए, हाँ, कवक कौन कौन से होते हैं, मशरूम, मशरूम जानते हो ना, मशरूम की जो सब्जी बनती है, ठीक है। तो देखो मशरूम की सब्जी खाने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मशरूम की सब्जी खाने में सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि उसमें से कुछ प्रजाति कुछ ही खाने वाला होता है, बाकी जो है जहरीला प्रजाति होता है। तो अगर गलती से जहरीली वाली प्रजाति कोई खा लिया तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ। एक मशरूम का नाम है, उसको जहरीला मशरूम कहते हैं, और
एक राजा थे बहुत पहले, रोम के राजा थे। तो रोम के राजा मशरूम की सब्जी बहुत ज्यादा खाते थे, ठीक है। तो उनकी पत्नी को जो है उनसे कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ अनबन हुआ, झगड़ा हुआ रोम के राजा को से। तो उसने क्या किया कि एक कटोरे में वो जहरीला मशरूम की सब्जी बना करके और उनको परोस दिया, और वो खाने के बाद क्या हो गए, मर गए। तो देखने में तो नहीं पता चलेगा, इसलिए जो है मशरूम को बहुत ध्यान से खाना चाहिए, बॉयल वगैरह कर लेना चाहिए पहले। और सभी मशरूम खाने वाले नहीं होते हैं, एक ही दो प्रजाति खाने वाली होती है। देखो, जो मशरूम खाने वाला होता है उसका नाम बता दे रहा हूँ, उसका नाम है एगैरिकस। क्या नाम है? एगैरिकस। खाने वाले फंजाई को क्या कहते हैं? खाने वाले कवक को क्या कहते हैं? एगेरिकस कहते हैं, ठीक है। यस सर। एगेरिकस जो है खाने वाला फंजाई है। एक और होता है, तो आप लोग एक ही जानिए। एगेरिकस जो खाने वाली प्रजाति होती है, दो ही प्रजाति खाने वाली होती है। अगला मशरूम बता रहा हूँ तुम लोगों को, ईस्ट। ईस्ट का नाम सुने हैं? हाँ सर। ईस्ट कहाँ पे लगता है? जिसको फफूद भी बोलते हैं। ईस्ट देखिए कहाँ होता है, जो ब्रेड बनता है ना, डबल रोटी बनती है ना, तो डबल रोटी बनाने में या जिलेबी बनाने वाला जो आटा होता है उसको एक दिन पहले रात में भिगो देते हैं, तो उसमें ईस्ट बन जाता है। ईस्ट बनने से फायदा क्या होता है कि वो खमीरीकरण हो जाता है उसका, खमीरीकरण। ईस्ट का एक और नाम खमीर भी है। क्या नाम है? खमीर। खमीर है। तो खमीर जो होता है वह डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, या जो है जो बिवरेज इंडस्ट्री होती है जहाँ शराब वगैरह बनता है उसमें भी प्रयोग होता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, कवक है। और यह कैसा कवक है? एक कोशिकीय कवक है। बाकी सब बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट कैसा कवक है? एक कोशिकीय कवक है, इसको जानिए। हाँ, अब देखिए, आप लोग जो अचार खाते हैं ना, अचार खाते हैं, मुरब्बा खाते हैं, या फिर जो है रोटी अगर ज्यादा दिन रख दी जाती है तो उसपे सफेद रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है, देखें कि नहीं? कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ज्यादा दिन तक रख दिया गया तो उसपे सफेद सफेद पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है। तो उस पदार्थ वो क्या है? एक कवक होता है। वो क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। वह एक कवक होता है। वह कौन सा कवक होता है? उसको बोलते हैं राइजोपस। जो रोटी पे लगता है उसका नाम क्या है? राइजोपस है। राइजोपस भी एक कवक है, सफेद सफेद रहता है। एक और नाम उसका म्यूकर भी होता है, जो अचार वगैरह पे लग जाते हैं, जो हरे हरे रंग के दिखते हैं, ठीक है। हरे हरे रंग के लगते हैं, उसको म्यूकर कहते हैं। तो ये सभी जो पदार्थ जो नाम बताए, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, एगेरिकस हो गया, आपका जो है ये ईस्ट हो गया, ये सभी क्या है? कवक है। क्या है? कवक हैं। और कवक जो है अपना भोजन अपने आप मतलब नहीं बना पाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। तो सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं केवल एक को छोड़ करके, कवक को छोड़ करके, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी हरे पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। हाँ, कवक क्या कहलाएगा? विषमपोषी। क्या कहलाएगा? विषमपोषी या परपोषी। स्वपोषी और परपोषी, ठीक है ना, एक ही होता है। मतलब नहीं, परपोषी और विषमपोषी एक ही होता है। तो कवक विषमपोषी होता है। और जंतु क्या होते हैं? जंतु क्या होते हैं? विषमपोषी। जंतु भी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। वेरी गुड। तो जंतु और पौधों को केवल एक प्रजाति कवक, ये विषमपोषी पोषण करते हैं। बाकी सभी पौधे क्या करते हैं? स्वपोषी या समपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ जीवों में
जैसे देखिए विषम पोषी पोषण कैसे करते हैं, जैसे हम लोग किस पे डिपेंड है, पौधों पे डिपेंड है। हम लोग चावल मिलेगा तभी ना खाएंगे, गेहूं मिलेगा, दाल मिलेगा, ठीक है। तो ये सब किससे मिलता है हमको, प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है पेड़ पौधों से। जी। हाँ, तो आपको जो है ये सब जो है मिलेगा पौधों से, तो हम लोग क्या हुए, पौधों पे डिपेंड हुए। इसी तरह से कुछ कुछ जंतुओं की प्रजाति ऐसी होती हैं जो सीधे के सीधे पौधों के शरीर पे या जंतुओं के शरीर पे ही जाके रहते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, एक जीव होता है परजीवी, नाम सुने हो तुम लोग? हाँ सर। परजीवी, परजीवी क्या होता है? वहाँ पर जो सोना रहेगा वहाँ पर वहीं पर नाम होंगे। परजीवी क्या होता है? जैसे मान लो सर्वनाम जो रहेगा वहाँ यहीं पर नाम। परजीवी होता है ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पे वास करते हैं, निवास करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो परजीवी का मतलब क्या, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर वास करते हैं। वास का मतलब क्या, निवास करते हैं। क्या करते हैं, निवास करते हैं। हाँ, ऐसे जीवों को, अपना माइक बंद कर दीजिए थोड़ा आप लोग, तो आवाज आ रही है। उन्हें परजीवी कहते हैं। जो समझ में नहीं आएगा तो बड़ा बाद में पूछ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा जो समझ में नहीं आएगा। परजीवी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे देखिए, परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जो है दूसरे जीव के अंदर रहते हैं तो उनको बोलते हैं अंतः परजीवी, और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। तो अंतः परजीवी क्या होता है कि किसी शरीर के अंदर रहता है। जैसे कोई बीमारी उत्पन्न करने वाला जीव बैक्टीरिया हो गया, जैसे हम लोग को टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया कहाँ रहता है, हमारे ब्लड के अंदर रहता है, तो शरीर के अंदर रहता है। तो वह बैक्टीरिया या जीवाणु जो हो गया वह अंतः परजीवी हो गया। मतलब जो शरीर के अंदर रहेगा उसे अंतः परजीवी कहेंगे। जैसे अंतः परजीवी में आपको बता रहे हैं, आपका हो गया टीबी, टीबी का जीवाणु, और किसका जीवाणु हो गया, निमोनिया का जीवाणु। मतलब जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं वो अंतः परजीवी हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, फेफड़े में रहते हैं निमोनिया वाला, ठीक है। इसी तरह से जो है आपका हो गया टाइफाइड का जीवाणु, वो भी शरीर के अंदर होता है, तो अंतः परजीवी हो गया। हमारे आंत में, अभी आगे पढ़ाऊंगा, मनुष्य के आंत में जो है ई कोलाई, इशरिचिया कोलाई जो है जीवाणु होता है, वो हमेशा रहता है, वो फायदेमंद है। तो यह क्या हो गया, अंतः परजीवी हो गया। इसी तरह से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर पे या किसी भी जीव के शरीर पे बाहर बाहर रहते हैं, उनको वाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए वाह्य परजीवी का, जैसे हो गया आपका किलनी। किलनी जो होता है गाय भैंस में लग जाता है, आप लोग जानते हैं, वो बाहर से रह करके अपना भोजन लेता है, उसी पे लगा रहता है। उसके बाद जूं, जूं से भी आप लोग परिचय होंगे, जूं जानते हैं ना, जूं मतलब होता है जो बाल में रहता है, माथा में, वो भी क्या होता है, शरीर के बाहर रहता है कि नहीं, लड़कियों में रहता है जूं, ठीक है। अब कोई लड़की इसको बुरा नहीं मानेगी, अपना बाल और साफ से धोएगी वो जो है। और शैम्पू, अब तो सब लोग शैम्पू लगा ले रहे हैं, नहीं तो पहले शैम्पू नहीं रहता था, सबके माथा में जो है वो जूं रहता था, और वो और नहीं पढ़ने देता था, हमेशा काटता रहता था, दिमाग में, ब्रेन में हमेशा वो टेंशन देता रहता था। जैसे ही पढ़ाई में मन लगता है तो वो खुजली होने लगेगी, तो कॉन्सेंट्रेट माइंड नहीं हो पाता है कहीं पे भी। तो जूं जो होता है, और वो क्या करता है, वो काटता इसलिए है कि वो जहां भी रहेगा, किलनी जहां भी रहेगी, वो ब्लड को सोखते हैं, बॉडी से चूसते हैं वहां से, और अपना भोजन लेते हैं ब्लड से। इसी प्रकार है लीच, लीच को जोंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जोंक। जोंक का नाम सुने तुम लोग?
हाँ सर। हाँ सर। जोंक जो गाय भैंस में लग जाता है वो भी क्या करता है, खून चूसता है, तो वो भी बाहर रहता है। इसके बाद होता है एक और बता रहे हैं आपको, फीता कृमि। ये बाहर नहीं रहता, फीता कृमि अंदर रहता है। फीता कृमि सुअर में पाया जाता है। जो लोग सुअर का मांस खाएंगे ना, वो उनके बॉडी में चला जाता है, कच्चा मांस खाएंगे। या फिर जो है फीता कृमि जो है पेचिश उत्पन्न करता है, वो शरीर के अंदर होता है। इसी तरह एक पौधा भी है जो पौधे के ऊपर रहता है, उस पौधे का नाम है अमरबेल। अमरबेल देखे हो? हाँ सर है? क्या होता है अमरबेल? नहीं नहीं जानते? लंबा नहीं तो देखे हैं बता सर। रहा हूँ। ये अमरबेल जो है किसी पौधे के ऊपर रहता है, ये पौधा है और ये किसी और पौधे के ऊपर है। जैसे देखते हो कोई आम का पेड़ अगर है, उस पे देखोगे कि कुछ उस पे कहीं से ऊपर चढ़ने पे देखोगे कि दूसरे तरह के पत्ते और डाल दिखाई दे रहे हैं कुछ। ठीक है, यस आम सर। के पौधे पर जो है कोई दूसरी प्रजाति दिखती है, उसी को अमरबेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमरबेल। अमरबेल कहते हैं। वो आम नहीं रहेगा, आम के पेड़ पे दूसरी प्रजाति रहेगी, वो फैला रहता है उसी सर तरह, तो अमरबेल कहला। हाँ बोलिए। सर, यहाँ जो आम का पेड़ है उस पे पीपल का पेड़ निकला हुआ है। नहीं, वो पीपल तो इसलिए निकल जाता है ना बाबू, कि देखो जैसे आम का ये डाल है, तो यहाँ पे यस चिड़िया वगैरह जो है पीपल का फल खा करके यहाँ पे जो है लैट्रिन कर दी चिड़िया वगैरह। ठीक है, ऐसे आम निकल, जहाँ पे जगह मिलता है ना, तो वहाँ पे धूल धूल इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, और चिड़िया जो अपना यहाँ पे बिट कर देती है, तो यहाँ से पीपल का पेड़ निकल जाता है। ठीक है, यस तो सर। वो बहुत अंदर तक नहीं जाता है, वो बस थोड़ा सा लगा रहता है, तो वो अमरबेल नहीं कहलाएगा। अमरबेल क्या होता है कि वो उसी पेड़ के अंदर एकदम अपना जड़ फैला देता है, उसको काटना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा। आप किसी और पौधे पे देखिएगा, आम पे भी होता है कि वो ऐसे फैले रहता है, उस पे पत्ता वत्ता निकाले रहता है। ठीक है, तो वो अमरबेल कहलाता है। मतलब किसी पौधे पे दूसरा पौधा जो चला जाता है, पीपल नहीं कहलाएगा, अमरबेल अलग अलग प्रजाति होती है। तो वो क्या होता है, परजीवी होता है। मतलब परजीवी कैसे हुआ, वो अपना भोजन किससे ले रहा है, बड़े पौधे से ले रहा है ना, जिसके ऊपर है उससे भोजन ले रहा है, तो उसको अमरबेल कहते हैं। तो वो भी क्या हो गया, वाह परजीवी हो गया। तो अगर आपसे अंतः परजीवी पूछेगा, अगर पूछ दिया क्वेश्चन आपसे, ये बताइए कि अमरबेल किस तरह का परजीवी है, तो क्या बताएंगे? अंतः परजीवी। नहीं, बाह्य अंतर नहीं, परजीवी। अमरबेल वाय परजीवी है। अमरबेल वाय परजीवी है, पेड़ के ऊपर रहता है ना वो। यस ठीक सर। है, अगर आपसे पूछेगा कि जू जू किस तरह का परजीवी है, तो क्या बताइएगा? बाह्य वाहजीवी। परजीवी। वाय परजीवी। अगर पूछेगा कि मनुष्य की आंत में रहने वाली जीवाणु ई कोलाई, इफरिचिया कोलाई किस प्रकार का परजीवी है, क्या अंत बताएंगे? परजीवी। अंतः अंत परजीवी, वेरी परजीवी। गुड। हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि फीता कृमि किस प्रकार का परजीवी है, तो क्या बताइएगा? अंत परजीवी। अंतः परजीवी। ये हमारे आंत में रहता है। फीता कृमि कहाँ रहता है? आंत में। आंत में रहता है। हाँ, इसी प्रकार पूछेगा कि जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, जैसे जैसे आपका जो है बैक्टीरिया, ये टीबी टीबी की बीमारी करता है, निमोनिया की बीमारी उत्पन्न करता है, टाइफाइड की बीमारी उत्पन्न करता है, ये परजीवी किस तरह के परजीवी है, तो क्या बताइएगा? अंत परजीवी। अंतः परजीवी। तो आप लोगों को परजीवी समझ में आ गया? हाँ यस सर। सर। ओके, तो हम लोग 3 तरह के पोषण पढ़ रहे हैं। पहले 2 तरह के पढ़े, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद परपोषी पोषण में जो जंतु होते हैं वो पौधों से अपना भोजन लेते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। परपोषी का ही एक प्रकार है परजीवी। क्या नाम है? परजीवी। परजीवी। क्योंकि ये भी तो दूसरे पे डिपेंड है ना। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो परजीवी होते हैं। तो ये एक तरह का परपोषी पोषण है। इसी तरह से जो है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मतलब अलग अलग तरीका उनका भोजन करने का है। तो इसी में हम लोगों को एक एक पोषण पढ़ना है, अमीबा में पोषण। क्या पढ़ना है? अमीबा में अमीबा पोषण। में पोषण। अमीबा भी क्या होगा, जंतु है। अमीबा क्या है? जंतु है। जंतु। तो जंतु कैसे भोजन करेगा, दूसरे पे डिपेंड करेगा ना, हाँ। परपोषी पोषण करेगा। तो यह पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है। ठीक है, और एक कोशिकीय जीव है,
और अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो अभी तो टाइम शायद कितना हो रहा है टाइम पर, इसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा अमीबा में पोषण का। हाँ 34 हो रहा है, देखिए बता भी दे रहा हूँ, और इसको यूट्यूब पे मेरा चैनल पे ये वीडियो में डाला हुआ हूँ, और इसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, पूरा समझाया हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखो ठीक है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये देखो एक अमीबा है, दिख रहा है फोटो। यस सर। हाँ अब अमीबा का ये देखो भोजन का कण है, ये क्या है, भोजन का कण है। अब अमीबा पानी में रहता है, तो ये क्या करेगा, ये जो अमीबा क्या करता है कि अमीबा में अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे निकालते हैं, इस तरह से बनाएगा स्ट्रक्चर, इसको कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटपाद। कूटपाद। अब ये भोजन को कण को क्या करेगा, उसके पास जाएगा, भोजन के कण के पास जाएगा, और अगले स्टेप में क्या करेगा कि भोजन के कण को यहाँ पे ला देगा, कूटपाद के अंदर, दिखा हाँ सर। घेर कर कूटपाद के अंदर ला देगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये भोजन के कण को अपने अंदर ला देगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे ये मिला लेगा और यहाँ से खोल करके अंदर ले लेगा। समझ गया ना। तो इस तरह से अमीबा अपना भोजन करता है, ये कूटपाद के द्वारा भोजन कण को इकट्ठा करके और अपने अंदर जो उसको एंट्री करा लेता है, और उसका फिर डाइजेशन करता है। तो अमीबा का जो पाचन वाला पूरा जो पोषण होता है, वह पूरी फ्लाइट 5 मिनट की आप लोगों को बनाया हूँ, उसको मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे तो मैं सारा वीडियो डाल देता हूँ, और मेरा चैनल पे आप लोग उसको कई बार भी देख सकते हैं। तो ये अमीबा में पोषण हो गया, परपोषी जीव है, और ये जो है कैसे अपने भोजन का पोषण करता है उसको बता दिया कि ऐसे इंजेक्शन करता है, ग्रहण करता है। तो इसको जो आप लोग यूट्यूब से देख लेंगे, ठीक है, यूट्यूब में मैं पढ़ाया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो आज आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, परपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण हो गया। इसके बाद हम लोग जो है मनुष्य में पोषण अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा, ठीक है सर। मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पाचन कैसे होता है पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, जो है आहार नाल से लेकर के मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है, हमारे मुख गुहा से। मुख जानते हैं, माउथ जानते हैं ना। यस सर। यस सर। माउथ से करके और एनस तक, गुदा द्वार तक, जहां से हम लोग जो मल बहिक्षेपण करते हैं, फीकल मैटर निकालते हैं, मल को त्यागते हैं, ठीक है, लैट्रिन जहां से निकालते हैं, वहां तक की पूरी स्टडी हम लोग करेंगे। मनुष्य में पाचन कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज हम लोग स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में जाने, ठीक है। और अमीबा वाला वीडियो आप लोग जो है देख लीजिए, हम डाल देंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप लोगों को।